नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले बात इमरजेंसी पर। संविधान की बात आने पर ये लोग कहते हैं कि जहां इमरजेंसी लगाई गई थी वहां आप संविधान की बात करते हो। तो सबसे पहली बात तो यह कि संविधान के अंदर ही इमरजेंसी का प्रावधान है। यह प्रावधान है कि अगर देश में ऐसे हालात बने कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाए, अगर देश में ऐसे हालात बने कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर खतरा मंडराने लगे, तो सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। यह संविधान के आर्टिकल 352 यानी 352 में साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके पहले भी दो बार इमरजेंसी लग चुकी थी, 1962 में वार के समय, 1971 में वार के समय, युद्ध के समय इमरजेंसीज लगी थी इस देश में। तो पहली बात तो यह कि इमरजेंसी या आपातकाल संविधान के अंदर दी हुई व्यवस्था है। अब आप कह सकते हैं कि भैया संविधान के अंदर दी हुई व्यवस्था है, लेकिन यह तो उन्हीं हालात में है जब देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, जब देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाए, जब ऐसा लगे कि देश का पूरा माहौल ऐसा है कि इस समय इमरजेंसी की जरूरत है। उस समय ऐसा क्या था, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं तो इतिहास ही पढ़ता हूं, इतिहास में ही जीता हूं, तो इमरजेंसी या उसके पहले की, और हमारे जैसे लोग खास तौर पे जो इमरजेंसी के वक्त की पैदाइश है, जिन्होंने इमरजेंसी अपनी बहुत क्या कहेंगे, पहली आंखों से देखी है, स्मृति में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो पैदा ही 1975 में हुआ था। तो इमरजेंसी मैंने उस तरह से देखी तो नहीं है, सुनी है लोगों से, अपने नाना से सुनी है, दादा से सुनी है, पिता से सुनी है, लोगों से इमरजेंसी के बारे में सुना है और उसके पहले का इतिहास पढ़ा है, जानता हूं। थोड़ा पीछे ले चलता हूं, 1971 में आप जानते हैं कि बांग्लादेश युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया था। कारण भी उसका जानते हैं कि बांग्लादेश जो हिस्सा है, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसके जो अधिकार थे, उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार थे, वो छीने जा रहे थे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको अलग से उस पर मैं वीडियो बना सकता हूं या अलग से पढ़ भी सकते हैं कि उस समय भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था, इंदिरा गांधी ने। अमेरिका, रिचर्ड निक्सन था उस समय राष्ट्रपति, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये हो। उसने 7वां बेड़ा भेजने की धमकी दी थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि 8वां बेड़ा भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो साथ देंगे। और अंततः पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में समर्पण किया था। सैफ मानेकशॉ का आज जन्मदिन है, उनकी सेना के सामने समर्पण किया था। ऐतिहासिक जीत मिली थी और यह ऐतिहासिक जीत दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी हार थी। अब 1971-72 में यह जो हुआ वो हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी बेहद मजबूत होकर उभरी। आप जानते हैं शिमला समझौता हुआ, पाकिस्तान को शिमला समझौता करना पड़ा। भुट्टो साहब यहां पे आए थे और उसके बाद 18 मई 1974 को पोखरण में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु शक्ति बने, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक के बाद एक चीजें हो रही थी जो अमेरिका को परेशान करने वाली थी। 1971 का वार बताया मैंने, 71-72 का बांग्लादेश वार बताया मैंने आपको। 18 मई 1974 को पोखरण का विस्फोट हुआ, जिससे भारत एक एटॉमिक पावर बन गया। और इसके साथ साथ इसके पहले ही इंदिरा गांधी बैंकों का नेशनलाइजेशन कर चुकी थी। आज के लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा बैंकों के नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। बैंक जितने भी थे सभी प्राइवेट थे, प्राइवेट कंपनियों के थे, और यही वजह थी कि गरीबों को जनता के काम के लिए वहां से लोन नहीं मिलता था। केवल शहरों में हुआ करते थे, कुछ एक कस्बों में हुआ करते थे, और आम किसान, आम गरीब, आम मजदूर इनसे, इनकी परिधि से बिल्कुल बाहर था। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद गांव-गांव में, कस्बों में बैंक खुले, जिससे लोगों को ऋण मिला। किसी ने ट्रैक्टर खरीदे, किसी ने जमीनें खरीदी, किसी ने जमीन का सुधार कराया, लोन लेकर लोगों ने घर बनवाया। और देश के अंदर अर्थ का प्रवाह जो है, पैसे का जो प्रवाह है, वो आम लोगों के बीच में हुआ। यह काम इंदिरा गांधी ने कराया था। अब जाहिर है कि आम लोगों का यह फायदा हुआ तो देशी विदेशी जो कैपिटलिस्ट थे वो भी इंदिरा गांधी से नाराज थे और इस बात को लेकर अक्सर
नहीं बात की जाती है कि CIA उस दौरान एशिया में, अफ्रीका में कितने ही देशों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। इसको नोट करके आप रख लीजिए, आगे मैं लौटूंगा कि CIA की बात मैंने क्यों की। यही वो दौर था जिस समय जयप्रकाश नारायण साहब ने आंदोलन शुरू किया, उसको नाम दिया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। अब इस संपूर्ण क्रांति आंदोलन में यह शुरू हुआ था गुजरात में। छात्रों के मेस की फीस बढ़ गई थी, मेस के अंदर खाने की फीस बढ़ गई थी, वहां से आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद इसको देश भर में फैलाया गया। बिहार इस आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ और पूरे देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई। इसकी छोटी छोटी घटनाएं अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 8 मई 1974 से 27 मई 1974 यानी तकरीबन 20 दिन रेलवे को बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे रख दिया गया। ट्रेनें चलना इस देश में बंद हो गई। जिस देश की लाइफलाइन ट्रेन है वहां आप ट्रेन बंद करते हैं। आज तो फिर भी बहुत लोग फ्लाइट से चलते हैं, उस जमाने में तो मिडिल क्या अपर क्लास के लोग भी सिर्फ ट्रेन से चला करते थे। 20 दिन तक ट्रेनों को बंद रखा गया। देश का कितना नुकसान हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें रेलवे से जुड़ी हुई मांगें कम थी, असल मांग जो थी वो इंदिरा गांधी को हटाने की थी। उधर मोरारजी देसाई जो है वो बैठ गए अहमदाबाद में, गुजरात में भूख हड़ताल पर वो बैठ गए, धरने पे बैठ गए, भूख हड़ताल तो नहीं धरने पे बैठ गए। और वहां से वो कह रहे थे कि हम इंदिरा गांधी को ऐसे घेरेंगे कि उसको पद छोड़ना पड़ेगा, हम उसका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। छात्रों से आह्वान कर रहे थे कि संसद और विधानसभाओं को घेरा जाए। और चलो छात्रों तक छोड़ दो, भाषण है बाकायदा। 15 फरवरी को हमारे जयप्रकाश नारायण जी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करते हैं 15 फरवरी 1975 को। और उस रैली में आर्मी यानी सेना और पुलिस को विद्रोह करने के लिए कहते हैं। जरा कल्पना करके देख लीजिए कि अगर राहुल गांधी आज एक बयान जारी कर दें कि आर्मी को विद्रोह कर देना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ, तो क्या होगा। हमारे आपके जैसे ही लोग कहेंगे कि ये देशद्रोहिता है, ये आप कर ही नहीं सकते। आर्मी और पुलिस को विद्रोह के लिए कहना यानी देश को अराजकता के दौर में फेंक देना। और जयप्रकाश नारायण जी 15 तारीख को, मैंने बताया आपको, 15 फरवरी को रामलीला मैदान में खड़े होकर अपील कर रहे हैं कि आर्मी और पुलिस को विद्रोह कर देना चाहिए। आज अगर रामलीला मैदान में खड़ा होकर कोई कह दे तो मोदी के राज में वो बरसों बरस जेल में सड़ता रहेगा। इस अपील के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब इतने से काम नहीं चला तो कोर्ट और कानून का सहारा लेना शुरू किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 1971 में जो चुनाव इंदिरा गांधी ने जीता था उस पर चुनौती दी गई। रायबरेली से चुनाव जीता था, उसको चुनौती दी गई। और चुनौती किस आधार पर दी गई? ईवीएम पर, मतगणना पर नहीं दी गई। एक अधिकारी थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किए थे। आजकल आप लोग जानते हैं कि लोग आज इस्तीफा देते हैं और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं। खैर, कपूर साहब जो थे उनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव में जो उनकी सभा थी उसमें बिजली वगैरह लगाने में मदद की है, उनकी सभा में की है। अब टेक्निकल केस यह था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद वो काम करने लगे थे, लेकिन इस्तीफा मंजूर 2 दिन बाद हुआ था। उसके बीच में ये सारा काम कर रहे थे। और इस आधार पर आप सोचिएगा कि एक प्रधानमंत्री के चुनाव को सिर्फ अवैध नहीं ठहराया गया, उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां कंडीशन यह है कि अयोध्या में चुनाव हारने के बाद बीजेपी की समीक्षा मीटिंग में डीएम साहब बैठते हैं। अगर इस आधार पर चुनाव कैंसिल आज होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत के ले आई है, शायद 4 सीट बचना भी मुश्किल हो जाए जिस तरह से सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस बिल्कुल फ्लिम्सी आरोप पर न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया बल्कि 6 साल का बैन लगा दिया गया। प्रशांत भूषण साहब जो हैं, इनके पिताजी उसमें वकील थे और कहा जाता है कि जो जज साहब थे वो जयप्रकाश नारायण के रिश्तेदार थे। अब मैं नहीं जानता क्या सच है क्या नहीं है, लोग बताते हैं, इसके बारे में मैंने ढूंढा, कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन आप कल्पना कीजिएगा कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चुने जाने के 4 साल बाद
अवैध घोषित कर दिया जाता है चुनाव और साथ में 6 साल तक प्रधानमंत्री बनने पर बैन लगा दिया जाता है। अब यह कहा जाता है कि अब वो प्रधानमंत्री पद से हट जाती, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। गलत। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में उनको स्टे ऑर्डर मिला और स्ट्रांग स्टे ऑर्डर मिला। न केवल वो सांसद थी उसको मेंटेन किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री रहने के उनके अधिकार को भी मेंटेन किया गया। यानी 12 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे उनको दे दिया था, तो वो प्रधानमंत्री पद पर थी। लेकिन पूरे देश में ये जो अराजकता का माहौल था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मैं आपको बताऊं एक घटना तो आप आश्चर्य करेंगे। 2 जून 1975 को स्टेज पर एक प्रोग्राम कर रहे थे उस समय के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा, जिनके भाई जगन्नाथ मिश्रा का नाम आप लोगों को शायद याद हो। ललित नारायण मिश्रा को बम से मार के उड़ा दिया गया था। जी, बम से मारकर 2 जनवरी 1975 को बम से मारकर ललित नारायण मिश्रा को उड़ा दिया गया था। लगातार संसद घेरी जा रही थी, लगातार संसद को पंगु बनाने का काम किया जा रहा था, सेना को भड़काया जा रहा था, पुलिस को भड़काया जा रहा था। पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना दिया गया था जैसे अपने देश की सरकार से नहीं, किसी दूसरे देश की सरकार से ये लोग लड़ रहे हों। देश ऐसी स्थिति में था कि जिसमें एक दिन भी और चल पाना मुश्किल नहीं था। सारी सरकारी व्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश थी। रेलवे के बारे में मैंने बताया, बाकी विभागों में भी इस तरह की हड़तालों की लगातार कोशिश जारी थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए 24 जून 1975 का स्टे ऑर्डर आने के बाद 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और जब डिक्लेयर भी की तो यह कहा कि यह पेनफुल नेसेसिटी थी, दर्दनाक है, मैं नहीं चाहती हूं, मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन यह आवश्यक हो गया है। तो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की गई। यह एक तथ्य है कि संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की गई। अब जैसा होता है, नेता जब बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसके आसपास चमचे बहुत सारे घेर लेते हैं और चमचे जो करते हैं वो आप जानते हो। तो उस जमाने में भी इंदिरा इज इंडिया कहने वाले चमचे थे। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो सत्ता को घेरे रहते थे और अपनी चमचागिरी में बहुत कुछ ऐसा किया जो टाला जा सकता था। प्रशासन को टाइट करने के चक्कर में हुआ यह कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार था, जो अखबार निकलते थे, जो बाकी सारी चीजें निकलती थीं, उनको सेंसर किया जाना शुरू हुआ, जो इमरजेंसी के तहत था। और भी बहुत सारी जातियां हुई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नेताओं के साथ बहुत बड़ी जातियां हुई, जेलों में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताया कि सेना और पुलिस के विद्रोह के आह्वान पर आज तो पता नहीं कितने दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन जब आरएसएस वाले कहते हैं तो थोड़ा और भी कुछ चीजें देखनी चाहिए। आरएसएस के उस जमाने में जो सरसंघ चालक थे वो थे एमडी देवरस, मधुकर दत्तात्रेय देवरस, जिनको बाला साहब देवरस भी कहा जाता है। मधुकर दत्तात्रेय देवरस की एक किताब है, जो किताब अब आपको आसानी से बाजार में नहीं मिलेगी, फोटोकॉपी वगैरह मिल जाती है, उसमें से भी बहुत सारे पन्ने गायब कर दिए जाते हैं। जब इस किताब को आप पढ़ते हैं, यरवदा के जेल में वो थे, तो पता यह चलता है कि इंदिरा गांधी को वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे। ये स्टे मिलने के कुछ दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको खारिज कर दिया और इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैलिड ठहरा दिया, तो देवरस साहब जो हैं वो बाकायदा खत लिखकर बधाई दे रहे थे इंदिरा गांधी को। वो ये कह रहे थे कि आपने जो भाषण दिया 15 अगस्त को वो बहुत शानदार था और आरएसएस उनके साथ है। यही नहीं, 273 नंबर पेज पर आप देखते हैं कि वो दावा करते हैं कि आरएसएस की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। हुआ ये था असल में कि जनता पार्टी उस समय बनी और जनसंघ सहित सारी पार्टियां, जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी है उसके पहले की पार्टी जनसंघ है, जनसंघ सहित सारी पार्टियों को कहा गया कि आप जनता पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन जनसंघ होशियार था, वो जानता था कि जनता पार्टी की जिंदगी बहुत नहीं है, तो उसने विलय तो जरूर किया लेकिन अपनी अलग से भी मेंबरशिप बनाए रखी, जिसको डुअल मेंबरशिप कहते हैं। आगे का किस्सा आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये अनंत काल तक इमरजेंसी नहीं चलाई। 1977 में उन्होंने इलेक्शन की घोषणा की, इलेक्शन में गई
और वहां जनता ने उनको इमरजेंसी की सजा दी, क्योंकि जनता प्रशासन जिस तरह से चल रहा था उससे नाराज था। लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता अपना निर्णय लेती है। जो इंदिरा गांधी 1972-73 में इतनी मजबूत दिख रही थी, 1977 में चुनाव हारी, यहां तक कि रायबरेली से अपना चुनाव भी 55,000 वोटों से हार गई। और हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया थे मोरारजी देसाई। अब यहीं पे कट करके मैं आपको ले जाता हूं सीआईए वाली बात पर। एक किताब आई सेमाम हर्ष की, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, किताब का नाम था द प्राइस ऑफ पावर। और ये द प्राइस ऑफ पावर जब आप पढ़ते हैं, अब तो इंडिया में मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मोरारजी देसाई सीआईए के लिए काम कर रहे थे। अब इंदिरा गांधी का यह बड़ा दिल था कि जब वो प्रधानमंत्री बनी तो इस किताब पर बैन लगा दिया, क्योंकि मोरारजी देसाई जो भी रहे हों, लेकिन चूंकि इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे, तो उनका सीआईए का एजेंट होना, यह बात दुनिया में जाना थोड़ा अपमानजनक था। आज अगर ऐसा कुछ आ जाए तो संसद में खड़े होकर मोदी जी और उनके लोग जो हैं वो कागज लहराएंगे, लेकिन उस जमाने में इंदिरा गांधी ने इस न्यूज को दबा दिया कि कहीं देश की बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन किताब तो है, किताब तो यहां नहीं है, दूसरी जगहों पे मिलती है, और उसमें साफ साफ ये बात लिखा गया है कि सीआईए जो उस समय पूरी दुनिया में जो एंटी अमेरिका ताकतें थीं, या जो ताकतें अमेरिका के लिए खतरा बन सकती थीं, उनका तख्ता पलटने पे लगी हुई थी, उसी सीआईए के लिए काम कर रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का एक किस्सा मैंने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में भी लिखा है, जहां आप जानते हैं कि सावरकर के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने सबसे पहले इनकी जांच क्यों करवाई, क्या आपके पास कोई सबूत था, तो उन्होंने ये सबूत देने की जगह किया ये कि सावरकर की तरफ देखकर कहा कि पहले पूछ लीजिए अपने क्लाइंट से कि वो चाहते हैं मैं बयान दूं या ना दूं। और सावरकर ने जब इशारा किया ना दो तो नहीं बयान दिया। और हकीकत यह थी कि सावरकर के खिलाफ जो गवाही थी उनके अंगरक्षक और सचिव की, वो बॉम्बे पुलिस के पास थी। इसके बावजूद मोरारजी देसाई ने वो जानकारी कोर्ट में नहीं पहुंचाई। और इसके पहले एक डॉक्टर थे जैन साहब, जिन्होंने मोरारजी देसाई को जाकर बताया था कि गांधी हत्या की साजिश हो रही है, लेकिन मोरारजी देसाई ने उसको कोई महत्व नहीं दिया था। तो मोरारजी देसाई अपने आप में एक ड्यूबियस टाइप के व्यक्तित्व लगते हैं, जिनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो बाहर किसी न किसी वजह से आई तो दबा दी गई। खैर, मोरारजी देसाई को छोड़ते हैं। सीआईए वाली बात मैंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि सीआईए जो डिस्टर्ब कर रहा था, इसके बहुत सारे सबूत मिले। अकेले मोरारजी देसाई नहीं, यह पता चला कि इस तरह के आंदोलन जो समाजवादी आंदोलन था कथित, उसके एक हिस्से को सीआईए अपने तरीके से फंड कर रही थी। सीआईए ने एक मैगजीन भी यहां पर निकाली थी। अज्ञे साहब जो हैं, उसको अज्ञे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं, वो उसके संपादक बने थे। और बहुत सारे लोग जो बाद में समाजवादी हुए या उस समय समाजवादी थे उससे जुड़े हुए थे, उसकी भी फंडिंग सीआईए कर रही थी। ये बात बाहर आई। तो सीआईए अपने तरीके से भूमिका निभा रही थी इंदिरा गांधी के शासन को कमजोर करने के लिए। जयप्रकाश नारायण और बाकी सारे लोगों की दिक्कत यह थी कि आजादी की लड़ाई से आए थे, नेहरू को अपने बराबर मानते थे या खुद को कई बार नेहरू से भी बड़ा मानते थे, और इंदिरा गांधी को नेता मान पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जब इंदिरा गांधी शासन में आई थी तो उनको गूंगी गुड़िया कहा गया था, आप जानते हैं, और ये लोग उम्मीद करते थे कि ये तो कल की बच्ची है, ये क्या शासन चला पाएगी। लेकिन जब वो लगातार मजबूत होती गई तो शायद इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बावजूद उस दौर के रिश्ते ऐसे थे कि ये कहानी कही जाती है कि जब इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई, सांसद भी नहीं रही, तो जयप्रकाश नारायण ने उनसे पूछा कि इंदु, आर्थिक कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पढ़ाना है, बाकी सब है, कोई दिक्कत तो तुमको नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, पिताजी की किताब से इतनी रॉयल्टी आ जाती है कि हमारा काम आराम से चल जाता है। तो इतनी आपस में समझदारी भी इन लोगों के बीच में थी। आज तो वो समझदारी भी नहीं दिखती है। ये पूरी कहानी थी इमरजेंसी की, जिसमें आरएसएस के लोग कह रहे थे उस जमाने में कि हम उसमें कतई शामिल नहीं हैं। माफिया मांग रहे थे, इंदिरा गांधी से अर्जियां कर रहे थे कि एक मुलाकात कर लीजिए। इंदिरा गांधी ने किसी भी पत्र का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। आरएसएस के लोग उस पूरे आंदोलन का फायदा उठाना चाहते थे। सीआईए का अपना रोल था, देश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बावजूद जब इमरजेंसी लगी और उसमें लोगों के प्रति ज्यादतियां हुई, तो इसकी मुखालिफत हमारे जैसे लोग हमेशा करते रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर आपको लगेगा इमरजेंसी का समर्थन क्यों? इमरजेंसी का समर्थन मैं कतई नहीं कह रहा हूं,
लेकिन इमरजेंसी का विरोध करने का अधिकार सिर्फ उनको है जो अपने शासन में अघोषित इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, जो ऐसे कानून लेकर नहीं आते हैं कि लोगों को बरसों बरसों जेल में सड़ाया जाए। और एक और आखिरी बात, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने, बहुत टाइम नहीं बीता था, 24 जनवरी 1975 की बात है, यवतमाल में थी, वो एक सभा को संबोधित कर रही थी और वहां उन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी। उसके बाद भी कई बार उन्होंने इमरजेंसी को लेकर माफी मांगी, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी एक प्रोग्राम में सीधे कहा था कि इमरजेंसी गलत है। यानी कांग्रेस से एक गलती हुई, इमरजेंसी जिस तरह से लगी उसमें प्रशासन नहीं संभाला गया, लोगों के साथ ज्यादतियां हुई और कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ऐसे ही 1984 को लेकर कांग्रेस ने बार बार माफी मांगी। किसी से गलती होना, उसको स्वीकार करना और उसके आगे बढ़ जाना एक पॉजिटिव बात होती है। और इंदिरा गांधी की माफी को जनता ने भी स्वीकार किया, क्योंकि 3 साल के अंदर जब जनता पार्टी सरकार बिखर गई तो वही जनता जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था पूर्ण बहुमत के साथ, उनको फिर से सत्ता में लेकर आई। ये एक अलग कहानी है। लेकिन आज जब इमरजेंसी की बात होती है, आज जब बार बार इमरजेंसी की कहानी दोहराई जाती है, तो उसका मकसद सिर्फ एक है कि ये जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं, अभी 1 जुलाई से जो कानून लागू होने वाला है, उसके बाद जमानत वगैरह और सख्त होने जा रही है। लीगल एक्सपर्ट्स इस पे और डिटेल में बताएंगे। वो लोग जब इमरजेंसी को याद करें तो उनको याद दिलाना जरूरी है कि नंबर 1, आपके पुरखे इमरजेंसी में भी माफी मांग रहे थे, और नंबर 2 कि इमरजेंसी संविधान के तहत लगाई गई थी, नियमों के तहत लगाई गई थी। आज जो कुछ किया जा रहा है उसके लिए तो संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। आज के लिए इतना ही। इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बात करते हैं, बात करते रहेंगे, सरकार और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोलते रहेंगे। बस शर्त इतनी है कि आप हमारे साथ बने रहें, हमारी बातें दूर तक पहुंचाते रहें, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारी ताकत बने। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम अपना काम लगातार कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।